हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2024 में यदि आपने भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप पास कर चुके हो, है ना, तो आप सभी बच्चों के मन में बस एक ही सवाल उठता है कि सर काउंसलिंग कब से होगा, है ना, काउंसलिंग कैसे भरा जाता है ना। तो मैं आज काउंसलिंग कैसे भरा जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन काउंसलिंग फॉर्म भरने से पहले, है ना, हम लोग ये जान लेते हैं कि काउंसलिंग वाला जो फॉर्म है ना, वो कौन कौन बच्चा भर सकता है और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है ना। देखिए, तो काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास क्वालिफाई मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वालिफाई मार्क क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एससी से होगा, ठीक है ना, कोई बच्चा मान लीजिए एसटी से होगा, ठीक है ना, कोई बच्चा मान लीजिए फ्रीडम फाइटर होगा, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई बच्चा क्या होगा, दिव्यांग होगा, ठीक है ना। तो इन सभी बच्चों के लिए जो क्वालिफाइंग है ना, जो पास मार्क रखा गया वो सिर्फ 36 नंबर रखा गया, ठीक है ना। बाकी जो अदर बच्चे हैं ना, जैसे जनरल वाला बच्चा, ठीक है ना, बीसी वाला बच्चा, ठीक है ना, मान लीजिए ईबीसी वाला बच्चा, ठीक है ना, और मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा, ठीक है ना, इन सभी बच्चों के लिए पास मार्क सिर्फ कितना रखा गया, 42 नंबर रखा गया, ठीक है ना। अगर आपका, है ना, अगर कोई बच्चे हो एससी से हो, एसटी से हो, या फ्रीडम फाइटर हो, या दिव्यांग वाले बच्चों, ठीक है ना, अगर आपका 36 नंबर या इससे अधिक नंबर है ना, तो आप क्वालिफाई हो और आप काउंसलिंग भी कर सकते हो, है ना, और आपको सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। या कोई बच्चा जनरल से है, बीसी से है, ईबीसी से है, ईडब्ल्यूएस है, यदि उनका कम से कम 42 या इससे अधिक नंबर है तो ये बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं ना। काउंसलिंग कीजिएगा तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बिना काउंसलिंग के ना आपको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब काउंसलिंग की तरफ बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होता है, ठीक है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो आइए काउंसलिंग वाले पेज पर मैं आपको सीधे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो, ये वाली जो आप फॉर्म देख रहे हो ना, यही वाली आपकी क्या है, काउंसलिंग वाली फॉर्म है, ठीक है ना। इसको कैसे फिल कीजिएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। ये वाली 2023 का फॉर्म है ना। ऐसे ही फॉर्म आपके 2024 में देखने को मिलेगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो 2024 में आप खुद से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हो, या साइबर पर भी भरवाओगे ना, तो आप लोग बैठ के देख सकते हो कहीं आपका कोई स्टेप गलती ना हो जाए और कि एडमिशन में आगे कोई आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आप पॉइंट बाय पॉइंट देखिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। स्किप करके देखिएगा, आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, अर्थात CAF। आपको याद होगा, जैसे कोई बच्चा 10th पास कर जाता है या 12th पास कर जाता है ना, अगर 10th पास करता है तो उनका इंटर में एडमिशन कैसे होता है आपको मालूम होगा, है ना। इंटर में एडमिशन लेने के लिए आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका कॉलेज का कोई लिस्ट में नाम आता है, फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे आप 12th पास करते हो ना, तो ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन करवाते हो, पहले ऑनलाइन करवाते हो, उसमें कुछ कॉलेज चुनते हो और बाद में कॉलेज का लिस्ट में नाम आता है आपका और वहाँ पे जाके आप लोग एडमिशन ले लेते हो। ऐसे ही है, अगर कोई बच्चा अगर काउंसलिंग नहीं कर पाएगा तो समझिए उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा ना, इसलिए काउंसलिंग करना जरूरी है। और कौन बच्चा काउंसलिंग करेगा मैंने पहले बता दिया है ना, SC ST और जो बच्चे रहते फ्रीडम फाइटर दिव्यांग उनके लिए 26 नंबर, और BC ABC जनरल अदर के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सिर्फ 42 नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कैसे भरिएगा। बस जहाँ 23 लिखा है ना 2023, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2024, है ना, बाकी पूरा फुल प्रोसेसिंग यही रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, सेशन 2023 से 2025, और उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, देखो फॉर एडमिशन टू डीएलएड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, ठीक है ना। चलिए एडमिशन के लिए आपको पहले काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्स ऑफ डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पे आपको 2024 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी फुल स्टेप यही रहेगा। फिर देखने को मिलेगा डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023, यहाँ पे आपको 2024 का विवरण देखने को मिलेगा। आपने जो है ना एग्जाम दिया वो किस वर्ष एग्जाम दिया, 2024 में एग्जाम दिया है, तो आपको यहाँ पे 2024 फिल करना होगा, ठीक है ना। और आपका जो रोल नंबर होगा, है ना, आपके पास एडमिट कार्ड होगा ना, तो उस पर रोल नंबर होगा, या फिर जो आपका रिजल्ट आया ना उस रिजल्ट में स्कोर कार्ड में ध्यान से देखिएगा ना, तो कहीं पे एप्लीकेशन नंबर और कहीं पे रोल नंबर भी होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देना है, ठीक है ना। जैसे ये दो चीज़ फिल कीजिएगा ना, है ना, तो आपका फॉर्म बहुत सारा ऑटोमेटिक ना मतलब फिल होके आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख डालिएगा आपका कितना नंबर टोटल आया है, ठीक है ना। और मतलब यहाँ पे सिर्फ आप मतलब वर्ष चुनिएगा और रोल नंबर चुनिएगा ना, तो समथिंग ये सारे ना पेज आपको खुद ही भराए हुए मिलेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे ना ऑटोमेटिक ये फिल हो गए रहते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना नंबर आया है, कितना नंबर आपने 120 में स्कोर किया, जो आ जाएगा, है ना। ओवरऑल रैंक आपका कितना है, जो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा का अगर 10,000 के अंदर में ओवरऑल रैंक है ना, तो
उसको 100% चांस बनता है कि उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर 10,000 अंदर में है, अगर 10K के अंदर में अर्थात 10,000 के अंदर में अगर आपका ओवरऑल रैंक है तो फिक्स आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि समथिंग 9100 है ना सरकारी कॉलेज में सीट है। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे है ना जिनके पास पैसा नहीं होगा या बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना, जिनके कारण बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। या कुछ बच्चा का कभी कभी होता है ना उल्टा पुल्टा हो जाता है, जैसे मान लीजिए वो दरभंगा में है और उनका मतलब कॉलेज में नाम आ जाता है पटना का या मधुबनी का या दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वहाँ पे जाके एडमिशन नहीं लेते, ठीक है ना। इस तरीका से है ना अगर आपका 10,000 के अंदर में है तो मतलब 100% कन्फर्म रहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बाकी जिसका अगर 10,000 से लेके अगर 20,000 के बीच में भी है तो उनका कुछ थोड़ा सा चांस बनता है, ठीक है ना। बाकी 10,000 के अंदर में है तो आप 100% पूरा सेफ है ना, सेफ जोन में आपका 100% सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी मैं आपको नीचे ये भी बताऊंगा कि आपको कितने सरकारी कॉलेज चुनना चाहिए, कितने प्राइवेट कॉलेज चुनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्टेन कैटेगरी रैंक है ना, कोटिवार रैंक, मतलब जैसे यहाँ पे जो भी बच्चा है ना, जैसे मान लीजिए आप EBC में होंगे, BC में होंगे, जनरल में होंगे, SC में होंगे, ST में होंगे, तो उस कैटेगरी में आपका यहाँ पे वो रैंक दिखा रहा है और यहाँ पे पूरे बिहार में आपका कितना नंबर पे आपका रैंक आया जो दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये सब खुद ही फिल हो जाएंगे जब आप लोग ईयर चुनेंगे और रोल नंबर चुनेंगे ना, तो ये सारे के सारे ना खुद ही फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको फोटो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपका साइन भी ये खुद ही अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है। तो दूसरा में लिखा है डिटेल्स ऑफ 12th एग्जामिनेशन, है ना, 12वीं का जो आपने एग्जाम दिया होगा है ना, उसमें मतलब आप कौन से बोर्ड से हो, कौन से साल पास किए हो, आपके कॉलेज का कोड क्या है, वो यहाँ पे फिल रहेगा। इंटर में आपका रोल नंबर कितना था, है ना, इंटर में आपका कितना % आया है, वो यहाँ पे फिल रहता है ना। तो दूसरा पॉइंट में भी आपको समथिंग फिल नहीं करना पड़ेगा, ये सब फिल हुए ही रहते हैं ना। मैन कौन कौन फिल करना होगा आपको मैं अभी जस्ट बताऊँगा, नीचे आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे बच्चे। तो देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है, तो 3 में लिखा है आवेदक का नाम, है ना, अप्लीकेंट्स नेम, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे माता का नाम लिखा रहेगा, आगे पिताजी का नाम लिखा रहेगा, फिर लिखा है अप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल्स, है ना, आवेदक का वितरण। अब ये सब आपको फिल करना होगा, ठीक है ना। जैसे आपका जेंडर क्या होगा इसको आप फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो लेना पड़ेगा, आपका नागरिकता क्या है ना, नेशनलिटी क्या है, डोमिसाइल मतलब बिहार के हैं तो यस, नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 7 नंबर में आप लोग इसको सही से फिल कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, मतलब विलेज, है ना, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जो भी रहता है आपका ये सब फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा, ठीक है ना, और आपको खुद यहाँ पे पिन कोड के साथ आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा तो। और यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, ठीक है ना, जो चालू वाला रहेगा। यहाँ पे email ID डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके नीचे देखिए 8 में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए 8 में क्या लिखा है, सीट आवंटन हेतु, है ना, आरक्षण का विवरण आपके जो एडमिट कार्ड में, है ना, आपके जो एडमिट कार्ड में जो होगा ना वही चूज कीजिएगा। अगर EBC रहेगा तो यहाँ पे EBC लीजिएगा, ठीक है ना। अगर एडमिट कार्ड में BC रहेगा तो BC लीजिएगा, EWS रहेगा तो EWS लीजिएगा, मतलब जो आपके रहेंगे ना वही लीजिएगा, ठीक है ना। आप 12th में आपका कौन सा फैकल्टी था, अगर साइंस है तो साइंस लीजिएगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स रखिएगा यहाँ पे, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स रखिएगा, इस सबको एक्सचेंज आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस मारिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो रहने दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें से बहुत सारे पॉइंट भरे रहेंगे और कुछ पॉइंट आपको भरना होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक देख लिया आप लोग, आइए उसके नीचे। अब यहाँ पे कहता है 8.4 में ध्यान दीजिएगा, क्या आपने 10+2 अर्थात इंटर में, है ना, उर्दू विषय का अध्ययन किया था, आपने 12th में उर्दू पढ़ा है, उर्दू रखा था, तो जैसे अगर रखे रहेंगे तो यहाँ पे यस रखेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है स्वतंत्रता सेनानी का पोता या पोती या नाती या नतनी आप हैं, अगर हैं तो यस मारिएगा, नहीं तो नो नहीं रहने दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर होंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका मतलब सरकारी कॉलेज में ना आसानी से एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं ना, मतलब उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिहार राज्य के निवासी या सेवानिवृत्ति या दिव्यांग, इस तरीके से अगर कोई भी अगर उसकी पुत्र या पुत्री है तो यहाँ पे यस भरेंगे, अन्यथा नो भरेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब 9 नंबर पे, 9 नंबर मैन है, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहीं से आपका, है ना, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी दीजिएगा ना, यहीं से आपका सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। इस बात को पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किसको सरकारी कॉलेज मिलता है, किसको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, फिर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा कि आप लोग कॉलेज कैसे चुनेगा, कितना चुनेगा, ठीक है ना, कितना पेमेंट आपका कटेगा। ध्यान दीजिएगा 9 में देखिए क्या लिखा है, प्राथमिकता के आधार पर चयनित प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट, है ना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत जितने भी कॉलेज होंगे ना, सारे कॉलेज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आप उसमें से कोई सा भी कॉलेज डाल दीजिएगा, लेकिन हाँ इस बात को याद रखिएगा, ऊपर में जो कॉलेज डालिएगा, है ना, ऊपर में जो कॉलेज डालिएगा ना, ज़्यादातर चांस रहता है वही कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना, वही कॉलेज आपको मिलेंगे। लेकिन
आपका रैंक ठीक ठाक रहेगा, आपका मतलब ऑब्टेन जो स्कोर रहेगा सही रहेगा, तब ये कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना, अन्यथा ये कॉलेज नहीं मिलेगा। ये कॉलेज कैसे मिलता है, चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग माधोपट्टी दरभंगा, ठीक है ना। सपोज जैसे मान लीजिए मेरा है, मान लीजिए समथिंग, जैसे मान लीजिए 80 नंबर, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, ठीक है ना। मेरा कितना नंबर है, मान लीजिए 80 नंबर, ठीक है ना। और इस कॉलेज का मान लीजिए कट ऑफ चला गया 82 नंबर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा जो ऑब्टेन स्कोर है 80 नंबर है, ठीक है ना, लेकिन इस कॉलेज का कट ऑफ चला गया 82 नंबर, ठीक है ना, तो ये कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा नंबर पे कोई भी कॉलेज डाला है, डैट किलाघाट दरभंगा में कॉलेज है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने ये कॉलेज डाला, तो अगर थोड़ा देर मान लो अगर इस कॉलेज का कट ऑफ 83 नंबर चला गया, तो कुछ समझ में आ रहा है। अब मेरे पास कितना नंबर है, 80 नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरीका से नहीं तो मेरे को 1 नंबर कॉलेज मिलेगा और नहीं तो मेरे को 2 नंबर कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। अब आपका अगर 80 नंबर है तो इस कॉलेज में आपने जो भी लाइन बाय लाइन दिया है ना, सबसे ऊपर कौन से ऐसे कॉलेज है जिसका कट ऑफ 80 गया होगा, है ना, वही कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 20 में 20 या 30 में 30, अगर मान लीजिए वो सरकारी कॉलेज डाल दे, थोड़ा देर मान लीजिए वो सभी के सभी क्या डाल दें, सरकारी कॉलेज डाल दे, ठीक है ना। और किसी बच्चा का मान लीजिए नंबर है 65 है, ठीक है ना, अगर वो 30 के 30 अगर सरकारी कॉलेज ही डाल दिए और किसी भी कॉलेज का मान लीजिए कट ऑफ 65 नंबर नहीं गया, ठीक है ना, तो उन बच्चों को कॉलेज में लिस्ट में नाम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोग को, फिर से एक बार समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको 70 नंबर है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, आपका 70 नंबर है, ठीक है ना। अगर आपने मान लो 30 कॉलेज चुना, कितना कॉलेज चुना, मान लो थोड़ा देर के लिए 30 कॉलेज चुना, ठीक है, अधिक से अधिक आप 30 कॉलेज चुन सकते हो। अब अगर आपका मान लीजिए 70 कॉलेज है, ठीक है ना, तो आपका इसमें देखा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिसका कट ऑफ 70 गया, ठीक है ना। जिसका कॉलेज कट ऑफ 70 गया होगा उस कॉलेज में आपका नाम आएगा, लेकिन एक ही कॉलेज में नाम आएगा। तो 1 से लेके 30 तक में, है ना, ऊपर से कौन से कॉलेज का 70 नंबर है ना, कौन से कॉलेज का सबसे पहले 70 नंबर गया है उस कॉलेज में आपका नाम आएगा। जैसे मान लीजिए पहला कॉलेज में मान लीजिए 73 नंबर कट ऑफ गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए 20वां ऐसा कॉलेज है जिसका कट ऑफ 70 गया है ना, ऊपर से, तो यही कॉलेज में आपके नाम आएंगे, ठीक है ना। वो कॉलेज प्राइवेट हो या सरकारी उससे कोई मतलब नहीं होता है। जितना आपका मतलब रैंक रहता है ना, उसी हिसाब से, जितना आपका मतलब ऑब्टेन स्कोर रहता है ना, उस हिसाब से ऊपर से कॉलेज आपको मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये कहने वाला था कि जैसे मान लीजिए किसी को 80 प्लस में, ठीक है ना, मान लो किसी को क्या है 80 प्लस में, ठीक है ना, तो उसको तो मतलब पूरा उम्मीद है कि उसको सरकारी कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है ना। हाँ, अगर जनरल वाले होंगे तो इसमें 4-5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए, है ना, 85-88 नंबर जोड़ के चलिए, तो उसको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर आपका 80 प्लस में है, ठीक है ना, अगर आपका 80 प्लस में, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका नंबर है ना 80 प्लस में है, तो आप क्या करें, 1 से लेके 15 तक, है ना, कम से कम आप क्या करें, सरकारी कॉलेज चुने, कम से कम क्या करें, सरकारी कॉलेज चुने। अगर 80 प्लस में तो इसे उम्मीद है जो 1 नंबर में डालेगा, जो 2 नंबर में डालेगा ना, उसी 1-2 में से आपका कोई भी नाम आ जाएगा, ऊपर से आएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। कितना बच्चा क्या करता है, ऊपर में 1 नंबर में क्या करेगा, वो प्राइवेट कॉलेज डाल देगा, है ना, क्या करेगा, प्राइवेट कॉलेज डाल देगा। और प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है तो आपको क्या आएगा ना, प्राइवेट कॉलेज में ही नाम आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे पैसा का दिक्कत होगा, फिर आप एडमिशन लोगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको 1 नंबर में वही कॉलेज डालना है जो आपके घर के नज़दीक होगा, है ना, जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, है ना, आप उस कॉलेज को लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर में रहिएगा। हो सकता है उसका कट ऑफ उतना मतलब आपके जितना नंबर रहेगा उतना नहीं आएगा, तो जो 2 नंबर में नज़दीक रहेगा उसमें आएगा ना। इस तरीक़ा से आपको जो सहूलियत होगा ना उस हिसाब से आप डालते जाइएगा, ठीक है ना। और शुरू में सरकारी कॉलेज आप चुनिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे हैं जिसके 60 या 60 से नीचे है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, 10 से 12 कॉलेज सरकारी चुनेगा, है ना। वो 10 से 12 कॉलेज क्या करेगा, सरकारी चुनेगा ऊपर से, और नीचे से क्या करेगा, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो प्राइवेट कॉलेज चुनेंगे, ठीक है ना। और जिनका 60 से नीचे वो 30 में 30 कॉलेज चुनेगा कम से कम, ठीक है ना। और जिनका 80 प्लस में है ना, जिनका 80 प्लस में है ना, आप 10 से 20 कॉलेज भी चुनोगे ना तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपके जो नज़दीक होंगे कॉलेज, जो आपकी सुविधा के अनुसार होंगे, आप उस कॉलेज को चुन लीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा होती है और कुछ में हॉस्टल की सुविधा नहीं होती है, ठीक है ना। बॉय गर्ल अलग के लिए, है ना, बॉय गर्ल दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, और कॉलेज के ही आसपास होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीका से आप लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम डालेंगे, यहाँ पे साइड में पूरे आपके कॉलेज के नाम खुल जाएंगे, ठीक है ना। आप उसमें से कोई भी कॉलेज चुन सकते हो अपने, है ना, सुविधा अनुसार, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आ जाते, इस तरीका से देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, 17 को कॉलेज फिल किया था, ठीक है ना। अब मैंने जो यहाँ पे 17 कॉलेज फिल किया था, तो यहाँ पे क्या था ना कि मेरा जो एडमिशन हुआ था ना फर्स्ट राउंड में ही, और पहला ही कॉलेज मिल गया था, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक देख लिए, जैसे एक में देखिए क्या लिखा है, माधोपट्टी लिखा है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आप लोग। आइए नीचे, तो मैंने यहाँ पे 17 कॉलेज चुना था, लेकिन मुझे एक पहला वाला में ही मतलब सरकारी कॉलेज मिल गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो 10वां पॉइंट देखते हैं लास्ट में, आपको क्या करना होता है ना, भुगतान करना पड़ता है, मतलब पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पेमेंट कितना लगता है आपको मैं ये भी बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, जो बच्चे SC से होंगे, जो बच्चे ST से होंगे, जो बच्चा
जो बच्चा मतलब दिव्यांग होंगे, जो बच्चा फ्रीडम फाइटर होंगे, ठीक है ना, उनको सिर्फ 350 रुपये लगेगा। उनको सिर्फ कितना रुपये लगेगा? 350 रुपये लगेगा। बाकी जैसे मान लीजिए जनरल होगा, BC होगा, EBC होगा, ठीक है ना, EWS होगा, ठीक है ना, इन बच्चों लोगों को कितना लगेगा? तो 500 रुपया काउंसलिंग फीस लगेगा, है ना। सिर्फ 500 रुपये लगेगा। 500 में ना आप कम से कम 5 कॉलेज चुनोगे और अधिक से अधिक आपको कितना कॉलेज चुने होंगे? 30 कॉलेज चुने होंगे। जो भी बच्चा SC ST दिव्यांग या फ्रीडम फाइटर होंगे 350 लगेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है? कम से कम 5 कॉलेज चुनना है और अधिक से अधिक क्या करना है? 30 कॉलेज चुनना है। सिर्फ इतना ही पैसा लगेगा, 350 रुपये लगेगा, ठीक है ना। और आप जो भी जनरल EBC EWS होंगे उनको 500 रुपये लगेगा। आप चाहो तो 5 कॉलेज चुनो और अधिक से अधिक चाहो तो आप 30 कॉलेज चुनो, लेकिन कम से कम 5, अधिक से अधिक 30 कॉलेज आपको चुनना है। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? पेमेंट कटा देना है, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा 500 रुपया पेमेंट कटा था क्योंकि मेरा EBC से था, ठीक है ना। और जो बच्चे SC ST दिव्यांग होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे ना, उनका 350 रुपये ही कटेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? आप चलिए देखिए यहाँ पे मेरे को कॉलेज लिस्ट में कैसे नाम आया था। मैं आपको यहाँ पे बोला था ना कि मैंने एक में क्या डाला था? माधोपट्टी वाला कॉलेज डाला था, ठीक है ना। मेरे मतलब गांव के नज़दीक पढ़ते हैं और मेरे को इसी में आ गया था, ठीक है ना। अगर आपका अच्छा खासा स्कोर रहेगा ना तो फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएंगे। अब बाकी थोड़ा सा कम नंबर रहेगा तो थोड़ा सा मतलब है ना 2-3 मतलब पहला भी लिस्ट में आ सकता है, दूसरा लिस्ट में भी आ सकता है, तीसरा लिस्ट में भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है अगर आपका मतलब कम रहेगा तो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं अपना वो जो है ना वो दिखाता हूँ कि पहला लिस्ट में मेरा नाम कैसे आ गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं इस वाली PDF को खोलता हूँ। देखिए मेरा जो नाम था आप लोग ने देखे होंगे, ठीक है ना। तो यही था, है ना, आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है ना। अभी तरीका से आते हैं, देख सकते हो फोटो सब। और यहाँ पे जैसे देखिए ये अलॉटमेंट नंबर है, ठीक है ना, यही इसी से एडमिशन होता है, ठीक है ना। ये जिसके पहला लिस्ट में आ जाएंगे तो ऐसे करके आएंगे, इसमें आपका फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ फिल रहेगा, माता पिता का नाम। अब यहाँ पे देखिए आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो यहाँ पे दिया है, देखिए महाविद्यालय का कोड एवं नाम। देखते हैं यहाँ पे लिखा है ना ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग माधोपट्टी दरभंगा, ठीक है ना। मेरे को फर्स्ट राउंड में ही ये वाला कॉलेज मिल चुका था, ठीक है ना। अगर आपका भी अच्छा खासा नंबर आएगा तो फर्स्ट लिस्ट में ही आपके एडमिशन हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप लोगों को मैं कहूँगा काउंसलिंग कीजिएगा, अगर काउंसलिंग नहीं कीजिएगा तो एडमिशन का चांस बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को काउंसलिंग करना है, तभी तो कोई भी ना कोई भी कॉलेज मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको बताते चलूँ कि 2024 में काउंसलिंग कब से होगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक अनुमान के द्वारा कहा जा सकता है कि आपका फॉर्म कब से भराएगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है 14 जून का मतलब आप लोग का रिजल्ट आ गया है। तो समथिंग 10 से ना 15 दिन के बाद ना 10 से 15 दिन के बाद ना आपका काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझिए ना 14-10-24 होता है ना, समथिंग आप ऐसे समझ सकते हो, समथिंग है ना, मतलब समझो ना 14-10-24 हो ना, 24 से लेके मतलब इसी महीना के 30 तारीख के अंदर में, 24 से 30 के अंदर में ना आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 24 से पहले भी हो सकता है और 30 से पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब मेरा अनुमान है कि 24 से 30 जून के बीच में आपका क्या हो जाएगा, मतलब काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सारे बच्चे डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखिएगा, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है मैंने उसका भी वीडियो बना के डाला, आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि डील से संबंधित आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए तो बाय बाय, टेक केयर।